प्रिय दोस्तों नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि जो लेखक है वो अपने मित्र से ये बात कहता है कि भाई मैं गहरे चिंतन में था। उन्होंने 5 बंगड़ियों की जो कहानी है वो सुनाई। जिस प्रकार से वो 5 बंगड़ी हैं, वो जब गिनती गिन रहे थे उस समय अपने आप को नहीं गिन रहे थे। उसी संदर्भ में यहाँ पर लेखक एक बात कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है, बहुत मार्मिक बात कहता है कि उन बंगड़ियों की बातें ही यानी कि मेरे भीतर भी ये कमी रही कि हमने पड़ोस के बारे में सोची, परिवार के बारे में सोची, देश के बारे में सोचा, दुनिया के बारे में भी सोचा, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं सोचा और इसी वजह से वो गहरे चिंतन में था। उसी क्रम में आगे देखिएगा कि भाई बात तो तुम्हारी कुछ पते की सी लगती है कि हम दुनिया की बात सोचते हैं पर अपनी नहीं, और सच बात बड़े कह गए हैं कि आप मरे जुग पढ़ लो, यानी हम मर गए तो दुनिया मर गई, हम नहीं तो जहान नहीं। बात मन को लगती है पर अपने बारे में सोचें ही क्या, नहीं सोचते तो लिखवाओ पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचता नहीं वह पशु है, जानवर है। तो हम पशु हैं आपकी राय में? वाह साहब, आप हमें पशु बता रहे हैं, पर भाई ये तो बताओ कि तुम्हें हमारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात चल रही है उस क्रम में ये जो लेखक का मित्र है वो भी कह रहा है कि हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम न जाने दुनिया की कितनी बातें सोच लेते हैं लेकिन स्वयं के बारे में नहीं सोचते, और मनुष्य की स्थिति तो ये है कि अगर वह स्वयं मर गया इसका मतलब है ये संसार भी मर गया, ये जहान नहीं तो कोई नहीं है। पर यहाँ पर यानी कि उनके जो मित्र हैं वो एक बात कहते हैं कि अगर हम सोचें भी तो क्या सोचें। तो लेखक यहाँ जवाब देता है, यानी कि अगर आप सोच नहीं सकते तो फिर पशुओं में नाम होना चाहिए, क्योंकि जो जानवर है, पशु है, वह कभी सोचता नहीं। इधर इनके जो मित्र हैं वो कह रहे हैं कि तो हम पशु हैं आपकी राय में? वाह साहब, हमें पशु बना रहे हो। तो वहाँ पर वो हंसी मजाक में ही बात करा, तो फिर आप बताओ हमारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दिए। और उसी क्रम में आगे देखिएगा, पूंछ और सींग, मनुष्य बनने के लिए पूंछ और सींग की जरूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता दो भाव हैं, जो पहले सोचे फिर चले। हाँ, वह है मनुष्य, और जो सोचे कुछ नहीं, बस जिधर हवा ले जाए चला चले, हाँ वह पशु। अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात। तो सोचना जरूरी है, जी हाँ सोचना जरूरी है, और अपने बारे में सोचना जरूरी है। मैं यही जरूरी कार्य कर रहा था जब तुम आए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि उनके मित्र हैं वो कह रहे हैं कि पूंछ और सींग किस तरफ हैं अगर पशु हैं तो। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि पूंछ और सींग की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, यानी कि पशुता और मनुष्यता दो भाव हैं, और इस बात पर ध्यान भी हमें देना है कि ये दो भाव हैं। जो व्यक्ति सोचे और उसके बाद में कार्य करे वह मनुष्य होता है। सोचता कुछ भी नहीं और जिस तरफ हवा ले जाए उसी तरफ चला जाए, उसे पशु कहते हैं। और इसलिए क्या है कि व्यक्ति को सोचना जरूरी है, अपने बारे में वह जरूर सोचे, अपने बारे में सोचते हुए और उसके बाद में उसे कार्य करना चाहिए। आगे देखिए, महाकवि शेख सादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा, ये लोग कितने पापी हैं कि अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। विचारक शेख सादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा, बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने नहीं आता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है एक कहानी सुनाता है, और वो कहानी है शेख सादी की। ये प्रश्न भी है कि शेख सादी की जो कहानी है वो कौन सी है। तो एक दिन क्या होता है
कि शेख सादी अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और उनके बेटे ने रास्ते में देखा कि दोनों तरफ जो घर के जो लोग हैं वो सोए पड़े हैं। और शेख सादी के बेटे ने अपने पिता से कहा कि अब्बा, ये लोग कितने पापी हैं कि अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। तो यहाँ पर जो विचारक शेख सादी थे, उन्होंने बहुत ही दुख में कहा कि बेटा, बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने न आता। अब यहाँ पर जो बात है कि शेख सादी को दुख क्यों हुआ, उन्होंने उस बात का जवाब क्या दिया, इसका जो उत्तर है वो हम देखिए यहाँ आगे देखते हैं। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या कह रहे हैं मेरे अब्बा? शेख सादी ने और भी गहरे में डूबकर कहा, तब तो दूसरों की बुराई खोजने के इस भयंकर पाप से तो बचा रहता मेरे बेटे। मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वह यह है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा यह कर्तव्य भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या साफ शब्दों में गिरे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक ने शेख सादी के द्वारा अपने बेटे को दिया गया जो जवाब है उसके बारे में बताया। जब उनके बेटे ने पूछा कि पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं मेरे लिए, तब उन्होंने ये बात कही कि अगर आप घर पर रहते तो इन लोगों को देखते नहीं, और इनको नहीं देखते तो इनके बारे में आपने जो बुरा सोचा वो कम से कम आप बुरा नहीं सोचते और बुरा सोचने के पाप से आप बचे रहते। यानी इस कथन का मतलब ये भी है कि व्यक्ति को अगर जो कुछ भी सोचना है तो वो सबसे पहले ये सोचे कि मेरा अधिकार ये है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को अच्छा बनाऊं, उसे ऊंचा उठाऊं। और कर्तव्य भी ये है कि किसी कारण से अगर मान लीजिए अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या फिर यानी कि जो लोग अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं और साफ शब्दों में वो घिरे हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि उनको ऊंचा उठाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। उसी क्रम में देखिएगा आप, उन्हें ऊंचे कामों में उठने की प्रेरणा देते हुए भी उन पर अपने अहंकार का बोझ न लादूं, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन। खास बात यह है कि घृणा उसका घात करती है जो घृणा करता है, और इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूँ। तो घृणा को रोकना जरूरी है। हाँ जी, घृणा को रोकना, उसे उत्पन्न ही न होने देना बहुत ज़रूरी है। पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो व्यक्ति यानी कि अच्छे कर्म नहीं कर पा रहा, ऊंचा नहीं उठ रहा है, तो उसे ऊंचा उठने की हमें प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन उसके साथ एक बात और भी है कि हम उन पर अपने अहंकार का बोझ न लादें। क्यों? क्योंकि जो अहंकार है, जो घमंड है, वो घृणा का पिता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार घृणा को जन्म देता है, और जब व्यक्ति के अंतर्मन में घृणा का भाव समाहित हो जाता है तो वह जीवन की जो संपूर्ण ऊंचाइयां हैं उनकी दुश्मन हो जाती है। व्यक्ति उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाता है। और यहाँ आगे कह रहा है कि खास बात यह है कि घृणा उसका घात करती है, अर्थात उसी को चोट मारती है, उसी को नुकसान पहुंचाती है। और जो घृणा करता है और इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूँ, अर्थात मैं अपना ही नुकसान करता हूँ, मैं स्वयं को ही चोटिल करता हूँ। इसलिए घृणा को रोकना जरूरी है। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में जो बात कही इन्होंने वो ये भी है कि हाँ जी, घृणा को रोकना, उसे उत्पन्न न होने देना बहुत जरूरी है। पर रोकने की बात कहकर
तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। अब वो यहाँ पर जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि घृणा को रोकना चाहिए और उसे पैदा नहीं होने देना चाहिए। इसी संदर्भ में लेखक को एक घटना और याद आती है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे वाली जो ये घटना लेखक बता रहे हैं, ये तो ये मान लीजिए कि जीवन को जीने की कला है। अब किस प्रकार से ये कला है, व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को सुंदर ढंग से जीते चला जाए, क्योंकि जीवन में समस्याएं तो आती हैं। कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो लेखक है वो कोई एक और वाकया बता रहा है, बहुत सुंदर वाकया है। जीवन में भी अपने को ध्यान रखने वाली बात है, तो परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। देखिएगा, मेरे एक मित्र हैं श्री कौशल जी। उन्हें अपने जीवन में पहली असफलता ये मिली कि एंट्रेंस पास न कर सके और 9th में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार करना पड़ा। इनके कुछ दिन बाद ही उन्होंने छोटा सा प्रेस खोल लिया। साजी समझदार था, कर्जा प्रेस के नाम लिखता रहा, आमदनी अपने। प्रेस फेल हो गया और मेरे मित्र चौराहे पर खड़े दिखाई दिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक कौशल जी का उदाहरण दे रहे हैं और ध्यान रखना, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ। यानी कि कौशल जी को आधार बना करके प्रश्न पूछ सकता है कि कौशल जी ने कौन कौन से व्यवसाय किए, एक बात। दूसरी बात, कौशल जी प्रत्येक जब कार्य को करते तो उन्हें सफलता मिलती, अब वो कभी असफल नहीं हुए, क्यों? इन्हीं सारी बातों का जो जवाब है वो यहाँ मिलेगा। पहली जो बात इनके बारे में बताई वो ये बताई कि अध्ययन के मामले में, पढ़ाई के मामले में, और ये 9th जो क्लास है उसको कभी पास नहीं कर पाए, इसलिए पढ़ाई 9th क्लास में ही छोड़ दी। एंट्रेंस पास नहीं कर पाए, 9th पास नहीं कर पाए, छोड़ दिया। अब यहाँ पर इन्होंने ये काम करके व्यवसाय शुरू किया और इन्होंने प्रेस खोला। अब यहाँ लेकर बताता है कि उनका जो साझीदार था, उनका जो पार्टनर था, वह बहुत ज़्यादा चतुर था और उसने क्या किया कि जो कर्जा होता वो तो प्रेस के नाम लिखते था और जो आय होती वो स्वयं यानी कि हजम कर जाता, और इस कारण से जो प्रेस है वो फेल हो गया और जो मित्र हैं अर्थात कौशल जी, अब वो चौराहे पर आ गए। अब आगे और देखिएगा, अपने पिता की पूरी पूंजी लगाकर उन्होंने बर्तनों का एक कारखाना खोल लिया। बर्तन बनते, कलई होते, रुपए छनका करते, सेठों में गिनती होने लगी। पर तभी उनकी पत्नी बीमार हो गई। उसे लिए इरविन अस्पताल पड़े रहे, कारखाना मजदूर खा गए। 5 महीने बाद लौटकर आए तो लेना कम था, देना बहुत। यहाँ भी ताला बंद था, यहाँ भी ताला बंद किया। पंसारी की थोक दुकान थी, मेवा के ढेर लग गए, ढेरों आती बोरियां जाती। फिर रुपया बरसने लगा, पर जाने कैसे ये घटनाएं भी छितरा गई और पत्नी का सारा जेवर बेचकर जान छूटी। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेस के बाद में दूसरा इन्होंने जो व्यवसाय है वो किया बर्तनों के कारखाने का, और जो बर्तनों का जो कारखाना है वो इनका बहुत चला चमका और बड़े सेठों में इनकी गिनती होने लगी। पर विधाता को मंजूर शायद नहीं था, कुछ और ही उन्हें मंजूर था, और ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी है वो बीमार पड़ गई और अपनी पत्नी को लेकर के जो इरविन जो अस्पताल है वहाँ पर उनके साथ रहे। पीछे जो कारखाना था उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे उन्होंने कारखाने को चौपट कर दिया। 5 महीने बाद में जब लौट करके आए तो वहाँ पर यानी कि वहाँ भी कर्ज चढ़ गया, आय तो कम थी और देना उन्हें ज़्यादा था, वहाँ ताला पड़ गया। कहने का मतलब जो बर्तनों का जो कारखाना है वो भी उनका बंद हो गया। तीसरा जो व्यवसाय है वो पंसारी की दुकान, यानी कि दुकान कर ली, जो किराना है उसकी जो दुकान है वो कर ली, और वहाँ भी यानी कि मेवा के ढेर लग गए, ढेरों आती बोरियां जाती, और वहाँ भी खूब पैसा इनके पास आया। लेकिन ये जो इनकी दुकान है पंसारी की, वो दुकान भी टिक नहीं पाई और अंत में
इन्हें अपनी पत्नी का जो जेवर है वो बेचना पड़ा। अब आगे देखिए उसी क्रम में और कौन सा व्यवसाय करते हैं। खाली तो रह ही नहीं सकते थे, घर से दूर जाकर होटल खोल लिया, चला, चमका और ठप हो गया। अब वहाँ से भी हटे और अपने संबंधी की सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लगे। यहाँ से एक बीमा कंपनी में गए, खूब चमके। बीमा कंपनी में डायरेक्टरों का कुछ झमेला मचा तो इन्होंने शरबत की दुकान खोल ली और एक अखबार निकाल दिया। दोनों खूब चले पर चलकर टिके नहीं, चले ही गए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अगला जो व्यवसाय है, यानी कहने का मतलब इन्होंने जो पंसारी की दुकान की थी वो भी यानी कि चली गई, वहाँ तो अपनी पत्नी के जेवर भी बेचने पड़े। लेकिन ये निठल्ला नहीं रह सकता था, इसलिए घर से दूर जाकर के एक होटल खोला। वो भी बढ़िया चला, लेकिन वो भी अंत में वहाँ से भी हटना पड़ा। फिर अपने जो संबंधी की कोई सोडा वाटर की जो फैक्ट्री थी वहाँ काम करने लग गए, वहाँ से भी इनको हटना पड़ा। फिर एक बीमा कंपनी में गए, वहाँ भी ये अच्छे चले और अच्छा नाम कमाया, पैसा भी इनके पास आया। लेकिन जो बीमा कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो आपस में लड़ मरे, इसलिए वहाँ भी इनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद में इन्होंने एक शरबत की दुकान खोल ली, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। फिर एक अखबार में काम किया, यानी कि ये दोनों चीज़ें खूब चली, लेकिन अंत में चले ही गए, अर्थात अब वो भी इनके हाथ से निकल गए। ये कार्य भी इनका चौपट हो गया, ये व्यवसाय भी इनका बंद हो गया। उसी क्रम में आगे देखिएगा, अब यह एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर थे। यहाँ से ऐसे चमके कि पिछली सब चमकें धीमी पड़ गई। एक बार तो ऐसी हवा बंधी कि गांठ बंध गई, पर फिर वे ही बहुत सी बातें इकट्ठी हुई और कंपनी में ताला पड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात ये है, यानी कि एक बड़ी कंपनी के ये मैनेजर थे, वहाँ पर भी यानी कि बहुत अच्छे चले। पीछे की जितनी भी जो इनके जो व्यवसाय फीके थे, या फिर यूँ कहें कि इनके व्यवसाय जो बंद हो गए, उन सारी बातों को भूलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा इनको लाभ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ कि वो जो कंपनी है उस कंपनी के ऊपर भी एक तरह से ताला पड़ गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से यानी कि जो कौशल जी हैं उन्होंने अलग अलग व्यवसाय किए हैं। सारे ही जो व्यवसाय खूब चले भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बंद करना पड़ा। उसी क्रम में आगे देखिए, मेरे मित्र अब पुस्तक प्रकाशक थे। बाजार उनकी पुस्तकों से दाया हुआ था, धूम थी, खूब जोर रहे। देश स्वतंत्र हुआ। उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार लिया और जाने कितने दिन बंदी रहे, जाने कैसे बचे और कहाँ कहाँ भटकते रहे। बहुत दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए और अब शांति के साथ सम्मान की और व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो कौशल जी हैं अब भी वो हारे नहीं हैं। कितने व्यवसाय उनके छूट गए, कितने काम किए, उनमें अच्छे चले और असफल हो गए, पर वो स्वयं नहीं टूटे। देखिएगा कि उनके जो मित्र हैं अब यानी पुस्तकों का प्रकाशन का जो कार्य है वो करने लग गया। बाजार में उन्हीं के प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही थी। और जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो उन्हें यात्रा के समय कोई एक जाति विशेष के लोगों ने उन्हें उतार लिया, रोक लिया और उन लोगों की कैद में रहे, बंदी रहे। वहाँ से वो कैसे कैसे वो बचे, कहाँ कहाँ पर भटकते रहे, और उसके बाद में यानी कि फिर एक नए स्वरूप में होकर के आए, प्रकट हुए, और वो थे एक पत्रकार के रूप में। और पत्रकार की जो उनकी ज़िंदगी थी वो बड़ी शांति की ज़िंदगी, सम्मान की ज़िंदगी और व्यवस्थित ज़िंदगी बनी, और उसी से वो खुश थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए ना कि जो कौशल जी हैं उन्होंने इतने व्यवसाय किए और उनमें असफल भी रहे, लेकिन फिर भी यानी वो कभी टूटे नहीं, हारे नहीं। इसका मतलब ये हुआ
कि जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनसे व्यक्ति को असफलता मिलती है या वो सफल नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को कोसने लगें या भाग्य को कोसने लगें। ज़रूरत इस बात की है कि हम फिर कोई दूसरा कार्य जो कि अच्छे ढंग से कर सकते हैं उसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। जीवन में न जाने कितने ऐसे मोड़ हैं, वो आते ही रहते हैं। व्यक्ति को कभी भी इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नया जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें आपका जो ये शेष पाठ है उस पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।